प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे दबाव समूह के बारे में। क्या? प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह क्या है, इसकी परिभाषाएं और विशेषताएं आज की वीडियो में हम 3 बातें लेंगे। क्या? दबाव समूह का सामान्य अर्थ क्या है, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं और इसके क्या लक्षण या विशेषताएं हैं, जो कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी दबाव समूह के ऊपर प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझेंगे। और विशेषकर विद्यार्थियों की लगातार ये मांग भी थी कि सर हमारी समझ में दबाव समूह नहीं आता है, पहले आप हमें दबाव समूह समझाइएगा। तो उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए आज हम दबाव समूह के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। दबाव समूह, आप ध्यान दें, मैं आपको इस रूप में समझाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी और विद्यार्थी जीवन में नहीं, आप जीवन पर्यंत इसको ध्यान रख पाएंगे। इस रूप में समझाऊंगा। और यही नहीं, मैं प्रत्येक वीडियो इस रूप में तैयार करता हूं कि आप उसको इस रूप में समझें कि जीवन पर्यंत उसको भूल ना पाएं। मेरा मूल लक्ष्य यही है, बस ध्यान दें। देखो, कल के वीडियो में हमने आपको समझाया था पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था क्या है। अब आज भी राजनीतिक व्यवस्था का नाम तो आ ही रहा है। क्यों? क्योंकि बिना इसके हम दबाव समूह को समझ नहीं पाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करूं दबाव समूह की, एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं। राजनीतिक व्यवस्था किसको कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम किसको कहते हैं? वास्तविक रूप में समाज के लिए जिस व्यवस्था के द्वारा बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वह व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। समग्र रूप में आपको समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा इत्यादि ये संपूर्ण बातें हमने अपलोड कर दी हैं। तो प्लेलिस्ट आप देखिएगा। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि वास्तविक रूप में उस व्यवस्था को या अंतः संबंधित क्रियाओं का वह समग्र राजनीतिक व्यवस्था कहलाता है जिसके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं, आधिकारिक रूप में निर्णय लिए जाते हैं, जिसके द्वारा वास्तविक रूप में मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान किया जाता है। जैसा कि डेविड स्टर्न ने भी कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था है। कुल मिला के आप ये समझेंगे इससे कि भी समाज के लिए जिस व्यवस्था के द्वारा बाध्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। आप बताइए मुझे, क्या समाज व्यवस्था, क्या आर्थिक व्यवस्था, क्या धार्मिक व्यवस्था, क्या सांस्कृतिक व्यवस्था पूरे देश के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो केवल कौन सी व्यवस्था ले सकती है? केवल राजनीतिक व्यवस्था ले सकती है। इसलिए आप कहेंगे कि उन अंतः संबंधित क्रियाओं का समुच्चय या समग्र जिसके द्वारा समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है वो राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए दबाव समूह देखो, वास्तव में प्रत्येक प्रकार की राज व्यवस्था में किसी न किसी रूप में दबाव समूह अवश्य होते हैं। प्रत्येक प्रकार के का मतलब लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाएं, सर्वसत्ताधिकारवादी राज व्यवस्थाएं, तानाशाही राज व्यवस्थाएं, ठीक है, इनमें किसी न किसी रूप में दबाव समूह होते हैं। परंतु अंतर है क्या कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं में दबाव समूह प्रकट रूप में कार्य करते हैं, उनके निश्चित संगठन होते हैं, सरकार के द्वारा उनको मान्यता दी जाती है। जबकि जो सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियां होती हैं, जो तानाशाही शासन प्रणाली होती है, जैसा कि हम सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली की बात करें तो हम चीन का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है, सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली में वहाँ दबाव समूह तो होते हैं लेकिन वो अप्रकट रूप में रहते हैं, भूमिगत रूप में रहते हैं, सरकार के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत दबाव समूह के निश्चित संगठन होते हैं, सरकार के द्वारा उनको मान्यता दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे भारत के अंतर्गत अमेरिका में, ब्रिटेन में जो दबाव समूह हैं वो क्या है, प्रकट रूप में कार्य करते हैं, उनके निश्चित संगठन है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ राजस्थान का उदाहरण दें, वास्तविक रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक दबाव समूह है, रूकटा। ठीक है, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका एक संगठन है। क्या?
राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, इसी के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या बोल रहा हूँ मैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये किसके उदाहरण है? दबाव समूह के उदाहरण है भाई। तो वास्तविक रूप में क्या गुप्त है ये? नहीं, ये प्रकट रूप में कार्य करते हैं, सरकार के द्वारा इनको स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर ग्रुप हैं, दबाव समूह हैं, वो सभी राज्य व्यवस्थाओं में निश्चित रूप में रहते हैं। अंतरिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में वास्तविक रूप में प्रकट रूप में कार्य करते हैं, जबकि तानाशाही प्रणालियों के अंतर्गत ये अप्रकट रूप में रहते हैं, गुप्त रूप में रहते हैं, भूमिगत रूप में रहते हैं। ठीक है, अब चलिए इधर आइए। अब देखो भाई, राजनीतिक दल के बारे में हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब आप बताइए, राजनीतिक दल के होते हुए दबाव समूह की आवश्यकता क्या हुई? फिर भाई क्यों संगठन बने? समझे क्या है। जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप भारत को उदाहरण ले सकते हैं। राजनीतिक दल वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत, समझे, समाज के अंतर्गत जो गैर राजनीतिक वर्गों के हित होते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये क्या कह रहा हूं मैं? उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मतलब समाज में जो गैर राजनीतिक वर्ग होते हैं उनके हितों का राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में तो अनेकों प्रकार के हित होते हैं। सामाजिक हित है, आर्थिक हित है, धार्मिक हित है, सांस्कृतिक हित है। तो उन सब हितों का राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ये स्वयं राजनीतिक दल हो ही गए। क्या? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक का नाम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि राजनीतिक तो राजनीतिक दल हो ही गया। फिर से बोल रहा हूँ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हितों के आधार पर वास्तविक रूप में क्या होता है, जो ये विभिन्न वर्ग होते हैं, इन विभिन्न वर्गों के हितों के आधार पर वास्तविक रूप में हित समूह का निर्माण होता है। क्या? कि समाज में जो ये विभिन्न वर्ग या हित हैं, समझे, विभिन्न वर्ग या हित हैं, जैसे सामाजिक हित है, धार्मिक हित है, सांस्कृतिक हित है, आर्थिक हित है। समझ गए? अब इन हितों का प्रतिनिधित्व तो राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में इन हितों और वर्गों का जो प्रतिनिधित्व होता है वह विभिन्न वर्गों के द्वारा होता है। और जब ये विभिन्न वर्ग होते हैं, ये वर्ग जब संगठित रूप धारण कर लेते हैं, संगठित रूप धारण कर लेते हैं, तो फिर ये हित समूह कहलाते हैं। क्या? जब ये वर्ग संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो हित समूह कहलाते हैं। और जब ये हित समूह, ध्यान दें, इधर भी मैंने लिख दिया हित समूह, जब ये हित समूह अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज व्यवस्था, सरकार, सत्ताधारी, क्या कह रहा हूं, राजनीतिक व्यवस्था या सत्ताधारी या सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं। मैंने इधर नोट कर दिया, ये दबाव समूह अपनी बात मनवाते हैं, तो फिर ये क्या कहलाते हैं? दबाव समूह बन जाते हैं। फिर ये भाई ये हित समूह है। वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं, उन वर्ग के द्वारा जब संगठित रूप धारण कर लिया जाता है तो हित समूह बन जाता है। और यही हित समूह जब राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं, अपने हितों की वृद्धि करते हैं, तो ये समूह ही दबाव समूह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकार पर, सत्ताधारियों पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं। समझ गए? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के ऊपर दबाव समूह दबाव डालते हैं कि इनके हित के हिसाब से कानून बनाए जाएं। कार्यपालिका पर प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव समूह प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि उनके अनुरूप कानूनों की क्रियान्विति की जाए। यहाँ तक कि दबाव समूह न्यायपालिका के ऊपर भी किसी न किसी रूप में अपना दबाव डालते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, परंतु विशेषकर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जिक्र किया जाएगा यहाँ। तो समझ गए आप भाई, विभिन्न प्रकार के समाज में हित वर्ग होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में इन हितों की रक्षा के लिए समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्ग बन जाते हैं, और जब ये विभिन्न वर्ग होते हैं, ये वर्ग ही जब संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो हित समूह बन जाते हैं, और यही हित समूह जब वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, तो ये हित समूह ही क्या बन जाते हैं, फिर दबाव समूह बन जाते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाहते हैं, स्वयं विधायक सांसद नहीं बनना चाहते हैं, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में रहते हुए राजनीतिक व्यवस्था से ये अपनी बातें मनवाते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप में ये स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि ये सत्ताधारियों पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। समझ गए होंगे? एक बार फिर बता रहा हूँ। देखो भाई, राजनीतिक दल होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्ति तो होता है भाई। अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के सामने बताते हैं, उसके बाद ही प्रचार प्रसार करते हैं, और जिस दल को बहुमत मिल जाता है उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन दबाव समूह क्या होता है, ये चुनाव लड़ते हैं नहीं, इसलिए तो क्या है, ये गैर राजनीतिक है। आप बताइए, क्या दबाव समूह सांसद विधायक बनना चाहते हैं? नहीं, इसलिए क्या है, गैर सरकारी है। तो इसका मतलब क्या होगा, दबाव समूह एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जो कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में स्वयं भाग नहीं लेना चाहते हैं, स्वयं सांसद विधायक मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि ये तो विधायक मंत्रियों से अपनी बात मनवाते हैं, अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। ये क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसलिए दबाव समूह क्या होता है, गैर राजनीतिक होता है, और राजनीतिक दल राजनीतिक होता है। उसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है राजनीतिक दल का, जबकि दबाव समूह को उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, सत्ता में नहीं जाना चाहते हैं। ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब वैसे तो बहुत व्यापक बातें हैं, हम इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक है मेरा पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे कि दबाव समूह क्या है। चलो नहीं समझ रहे, फिर एक बार बता रहा हूँ। वैसे मैं लास्ट में यहाँ भी समझा दूंगा ये बात, चलिए छोड़ देते हैं इस बात को। चलिए सीधे यहीं आते हैं आप। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब यहाँ सत्ता या सत्ताधारी है। अब आप देखिएगा, राजनीतिक दल तो क्या करते हैं, वास्तविक रूप में इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, इसलिए जो राजनीतिक दल है वो तो वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाना चाह रहे हैं, मतलब सांसद विधायक मंत्री बनना चाह रहे हैं। ये स्वयं वास्तविक रूप में जिस राजनीतिक दल के अंतर्गत इन्होंने जो घोषणा पत्र बतलाया, उस घोषणा पत्र या नीतियों या कार्यक्रमों की पूर्ति कब हो पाएगी, जबकि सत्ता में चले जाएंगे। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति। अब इधर आइए, दबाव समूह, ये दबाव समूह पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत नहीं जाना चाह रहे हैं, ये सांसद विधायक नहीं बनना चाह रहे, बल्कि ये तो बाहर रहते हुए अप्रत्यक्ष रूप में वास्तविक रूप में सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाना चाहते हैं, और इसी के साथ में अपने हितों के अनुरूप ही कानूनों का संचालन करवाना चाहते हैं। इसका मतलब व्यवस्थापिका को भी इन्होंने किसी न किसी रूप प्रभावित किया है, कार्यपालिका को भी प्रभावित कर दिया। यहाँ तक कि जो दबाव समूह होते हैं वो वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं किसी न किसी रूप में दबाव समूह, चूंकि ये पूंजीपति होते हैं, धनाढ़ होते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, और वास्तविक रूप में जब ये राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, तो जिस दल की सरकार बनती है, क्या फिर दबाव समूह की बातें नहीं मानेंगे? दबाव समूह की बातें मानी जाती हैं। तो इसलिए समग्र रूप में दबाव समूह तो राजनीतिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वास्तविक रूप में ये स्वयं सांसद विधायक नहीं बनना चाहते, बल्कि ये तो सांसद और विधायकों को प्रभावित करके अपने हितों की वृद्धि और रक्षा करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दबाव समूह राजनीतिक दल में आखिर अंतर भी है या नहीं। तो इसके लिए भी हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, दबाव समूह राजनीतिक दल में क्या क्या अंतर है। यहाँ तो हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि दबाव समूह है क्या चीज़, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, उससे पहले 3 बातें लेते हैं हम। दबाव समूह नंबर 1, ये गैर सरकारी होते हैं। गैर सरकारी क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में जो दबाव समूह होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वह वास्तविक रूप में सांसद या विधायक नहीं बनना चाह रहे हैं। इसी के साथ में गैर राजनीतिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, सत्ताधारी बनना नहीं है। और इसी के साथ में चूंकि वास्तविक रूप में जो दबाव समूह होते हैं ना, देखो भाई,
वास्तव में ये सत्ताधारी तो नहीं बनना चाह रहे हैं, सत्ता में नहीं जाना चाह रहे, सांसद विधायक नहीं बनना चाह रहे, लेकिन ये दबाव समूह पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को, व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को प्रभावित कर करके अपनी बात मनवाते हैं। इसलिए वैसे तो ये प्रकट नहीं है, अप्रकट है, अज्ञात है। अब अज्ञात है लेकिन वास्तविक रूप में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इसी के साथ में यहाँ में कहेंगे जो कानून बनाए गए उन कानून की क्रियान्विति को भी दबाव समूह किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि न्यायिक निर्णयों को भी किसी न किसी रूप में दबाव समूह प्रभावित करते हैं। इसलिए एस.ई. फाइनर ने, नोट कीजिएगा, एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। क्या? अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसी के साथ में दबाव समूह को ही एक नाम और दिया गया है, विधायकों के पीछे विधायक। क्या? विधायकों के पीछे विधायक। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में कानून बनाने का कार्य दबाव समूह नहीं करते, लेकिन जो विधायक हैं, जो कानून बनाते हैं, जो सांसद जो कानून बनाते हैं, इन कानून निर्माताओं को ये प्रभावित करते हैं। तो इसलिए कहा गया विधायकों के पीछे विधायक। मैं एक विधायक हूँ, अब वास्तविक रूप में लगता तो ये कि भी ये विधि निर्माता है, लेकिन वास्तव में हम उस अनुरूप कार्य करते हैं जिस अनुरूप दबाव समूह कहते हैं। कारण क्योंकि किसी न किसी रूप में दबाव समूह के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, चंदा दिया जाता है, तो इनकी बातों को भी माना जाता है। इसलिए विधायकों के पीछे विधायक की संज्ञा दी जाती है। किसको? दबाव समूह का। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, विधायकों के पीछे विधायक, ये संज्ञा निम्न में से किन संरचनाओं को दी जाती है? तो किसको दी जाती है? दबाव समूह को दी जाती है। अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दबाव समूह किसने दी है? एस.ई. फाइनर ने दी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये बात। अब चलिए इसकी 3 परिभाषा ले रहे हैं हम। नंबर 1, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको जो यहाँ समझाया है वही परिभाषाओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, रटना नहीं है, समझेंगे। नंबर 1, पहली परिभाषा वीओ की, नोट करेंगे, वीओ की। वीओ की विद्वान का नाम है, क्या कह रहे हैं? दबाव समूह। देखो अगर यहाँ कोई परिभाषा समझ में नहीं आती तो मैंने यहाँ जो समझा है ना उसके आधार पर आप देखिएगा, कोई नई बात नहीं होगी। दबाव समूह सार्वजनिक नीति को, देखो ये पॉलिटिकल सिस्टम होगा ना, संकुचित रूप में इसको सरकार कह सकते हैं आप। ठीक है, सरकार संकुचित होगा मगर ये, और इसके अंतर्गत विशेषकर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को ले लेंगे। ठीक है, वैसे न्यायपालिका भी हो जाती है। तो ये तीनों को किसी न किसी में प्रभावित करते हैं, तो इसके अनुरूप समझेंगे इसको। दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन है। बस कितनी सामान्य परिभाषा दी है क्या कि दबाव समूह सार्वजनिक नीति को, सार्वजनिक नीति कौन बनाएंगे? पॉलिटिकल सिस्टम, सरकार। दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन है। बस इतना सी परिभाषा दी है, तो कोई दिक्कत है इसमें? भाई वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा क्या बनाया जाता है? कानून बनाए जाते हैं, क्रियान्विति की जाती है, न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसे संगठन है जो कि इनको प्रभावित करते हैं। दूसरा परिभाषा है एच जेगलर, कोई नई बात नहीं इसमें भी। दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है। अब देखो ये बात ध्यान रखेंगे, इनका जो समूह होता है ना संगठित होता है। दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैगलर ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में दबाव समूह ऐसा समूह है, क्या? दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखता है। इसका मतलब ये है कि जो दबाव समूह है वास्तविक रूप में ये स्वयं, मैंने पहले बताया था, विधायक सांसद नहीं बनना चाह रहे हैं भाई, ये विधायक नहीं बनना चाह रहे, सांसद नहीं बनना चाह रहे, मंत्री नहीं बनना चाह रहे, बल्कि ये तो विधायकों से, सांसदों से वास्तविक रूप में अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए अपनी बात मनवाते हैं, अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाते हैं और अपने हितों के अनुरूप उन कानूनों की क्रियान्विति करवाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में दबाव समूह अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर नहीं बिठाना चाहते, बल्कि जो पदाधिकारी, जो सत्ताधारी, इनसे अपनी बात मनवाते हैं। बस ये तो बाहर रहते हुए स्वयं सांसद विधायक नहीं बनते, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वयं सांसद विधायक मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि ये तो अपने हितों की रक्षा और वृद्धि करवाना चाहते हैं। इनसे, किन से? सांसदों से, मंत्रियों से। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरी परिभाषा क्या है? विद्वान का नाम लिखेंगे, आयरिस एवं प्रेथ्रो। क्या करें? दबाव समूह चुनावी दंगल में बिना विधिवत प्रवेश किए सरकारी नीति निर्णयों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास है। बस मैंने आपको बताया ना कि वास्तविक में राजनीतिक दल तो क्या है, चुनाव में भाग लेंगे, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, लेकिन दबाव समूह किसी भी रूप में चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सत्ता में जाना नहीं चाहते, बल्कि ये तो सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा ना, नीति
निर्णयों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास होता है। बस वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं ना, उन नीतियों और निर्णयों को ये वास्तविक रूप में चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, स्वयं उम्मीदवार नहीं बनते हैं, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, स्वयं सांसद नहीं बनना चाह रहे हैं, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं, बल्कि वास्तविक रूप में ये तो राज व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उन नीतियों और निर्णयों को अपने अनुरूप प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि चुनावी दंगल में बिना विधिवत प्रवेश किए, इसका मतलब ये कि चुनाव में भाग नहीं, चुनाव नहीं लड़ते हैं ये, चुनावी दंगल में बिना विधिवत प्रवेश किए सरकारी निर्णयों या नीतियों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये? दबाव समूह चुनावी दंगल में, नोट कीजिएगा, चुनावी दंगल में मतलब चुनाव में, चुनावी दंगल में बिना विधिवत प्रवेश किए, ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रवेश किए सरकारी नीति निर्णयों, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकारी नीति निर्णयों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास होता है। बस इतनी सी बात है। तो क्या समझे आप इन सब का निष्कर्ष? दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो वास्तविक रूप में सरकार के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि ये तो सत्ताधारियों से अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए उनके ऊपर दबाव डालते हैं, अर्थात उनसे अपने हितों की पूर्ति करवाते हैं। किनसे? सरकार से। तो इसका मतलब यह है कि ये चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। मूल बात यह कि आगे दबाव समूहों का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये दबाव समूह हो गया, ठीक है भाई। अब चलिए, अब ये बातें यदि समझ में आ गई तो दबाव समूह की विशेषताओं में हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके आधार पर सारी विशेषता निकल जाएंगी। चलिए, दबाव समूह की पहली विशेषता क्या है? सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब क्या होगा? वास्तविक रूप में दबाव समूह प्रत्येक प्रकार की राज्य व्यवस्था में पाए जाते हैं। सर्वव्यापक का मतलब ये कि पूरी दुनिया में, चाहे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था हो, चाहे सर्व सत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली हो, चाहे तानाशाही शासन प्रणाली हो, चाहे विकासशील देशों की शासन प्रणालियां हो, हम इसको वास्तविक रूप में 3 पार्टों में बोल सकते हैं: विकसित राज्य व्यवस्थाएं, विकासशील राज्य व्यवस्थाएं और सर्व सत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियां। इन सभी के अंतर्गत दबाव समूह होते हैं। बस अंतर इतना है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में वास्तविक रूप में दबाव समूह प्रकट रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको मान्यता दी जाती है, जबकि तानाशाही प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह अप्रकट रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि तानाशाही शासन प्रणाली में किसी भी रूप में विरोध को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा भाई, इसलिए इनको पनपने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। किनको? दबाव समूह को। जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विरोध की गुंजाइश रहती है, इसलिए विभिन्न हितों के आधार पर जो वर्ग संगठित होते हैं उनको संगठित होने दिया जाता है, किसी भी रूप में उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। समझ गए आप? ठीक है। दूसरा, समाज सापेक्ष। समाज सापेक्ष इसका मतलब क्या है? वास्तविक रूप में जो दबाव समूह होते हैं ना, वो समाज सापेक्ष होते हैं, समाज निरपेक्ष नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा समाज होगा, परंपरागत समाज है, दूसरी तरफ आधुनिक समाज है, एक तरफ खुला समाज है, दूसरी तरफ बंद समाज है, क्लोज सोसाइटी, ओपन सोसाइटी। तो परंपरागत समाज, बंद समाज के अंतर्गत दबाव समूह की रचना और कार्य प्रणाली अलग होंगी। आधुनिक समाज और खुले समाज में दबाव समूहों की रचना और कार्य प्रणाली अलग होगी, इसलिए दबाव समूह को समाज सापेक्ष कहा जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, समझना है प्लीज, हमारा उद्देश्य औपचारिकता नहीं है। तीसरा क्या है? सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। समझे, सीमित उद्देश्य सीमित क्रियाशीलता, इसका मतलब क्या है? देखो, दबाव समूह का सीमित उद्देश्य होता है। सीमित उद्देश्य क्यों होता है? कि भाई इसका जो हित होता है ना, भाई किस हित के आधार पर वर्ग का संगठन किया गया है, और फिर
वो संगठन ही जब राज्य व्यवस्था पर दबाव डालता है तो दबाव समूह बन जाता है। तो जैसे आर्थिक हित है, सामाजिक हित है, सांस्कृतिक हित है, धार्मिक हित है, तो अलग अलग हित हो गए ना। तो वास्तविक रूप में इन हितों की प्राप्ति के लिए ही उसका संगठन बनाया जाता है। सभी हितों की प्राप्ति नहीं की जाती है, जैसे कि राजनीतिक दल के द्वारा। राजनीतिक दल तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये थोड़ी है कि भाई एक हित की पूर्ति कर देंगे, बाकी को देश के लिए छोड़ दिया जाएगा, नहीं, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन दबाव समूह वास्तविक रूप में जो हित होता है उस हित की पूर्ति के लिए यहाँ राज्य व्यवस्था के ऊपर दबाव डाला जाएगा। मतलब दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही सत्ताधारी के ऊपर दबाव डाला जाता है। इसका अपना निश्चित उद्देश्य होता है। इसका मतलब यह है कि इनका उद्देश्य अपने वर्ग से संबंधित होता है। भाई मान लीजिएगा यहाँ सामाजिक हित के आधार पर दबाव समूह का निर्माण हो रहा है, आर्थिक हित के आधार पर हो रहा है, सांस्कृतिक हित के आधार पर हो रहा है, धार्मिक हित के आधार पर हो रहा है, तो ये सभी अपने अपने हितों की पूर्ति करेंगे। और इसके बाद में इनकी सीमित क्रियाशीलता क्यों है? सीमित क्रियाशीलता इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप में केवल 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 अपने हितों की पूर्ति तक ध्यान रखते हैं, अन्य किसी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। चौथा इसका लक्षण है उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। अब ध्यान दें, उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल, इसका मतलब ये है कि जो दबाव समूह होते हैं, इन दबाव समूहों का जो संगठन होता है उस संगठन का जो कार्यकाल होता है ना वह उद्देश्य सापेक्ष होता है। इसका मतलब जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव समूह बनाए जाते हैं वह उद्देश्य यदि पूरा हो जाता है तो दबाव समूह समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। चौथा क्या है? उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता। इसका मतलब क्या हो गया? उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में जो एक वर्ग होता है उस वर्ग का जो हित होता है उस हित के आधार पर एक संगठन बनता है। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में जो अपना हित होता है उस हित के आधार पर ही उस समूह की दबाव समूह की सदस्यता प्राप्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो सदस्यता है उस सदस्यता की शर्तें होती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि उस दबाव समूह का वास्तविक रूप में उद्देश्य क्या है। मान लीजिएगा मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, तो भाई इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? केवल केवल शिक्षकों के हितों से संबंधित, शिक्षा के हित से संबंधित संगठन है। लेकिन क्या इसके अंतर्गत ये किसानों से संबंधित बातें भी लेके आएंगे? नहीं, इनका ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए वास्तविक रूप में ये जो दबाव समूह होते क्या होते हैं? उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता होती है। जैसे हम बताएं यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये केवल विद्यार्थियों के हितों से संबंधित बातें तो करेंगे बस, या सबकी बातें करेंगे? नहीं, विद्यार्थियों के हित से संबंधित बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता होती है। छठा क्या है? औपचारिक या अनौपचारिक संगठन। इसका मतलब क्या है? औपचारिक संगठन वो होता है जिस दबाव समूह का एक निश्चित संगठन होता है, निश्चित संगठन होता है, उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं। निश्चित संगठन होता है उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दें, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रूकटा, इसका निश्चित संगठन है भाई। इसी के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसका भी अपना निश्चित संगठन है। तो ये क्या हो गए? औपचारिक संगठन हो गए। और अनौपचारिक संगठन में कौन आएगा? वास्तविक रूप में अनौपचारिक संगठन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत दबाव समूह का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि जाति के आधार पर जो दबाव समूह बनाए जाते हैं वो वास्तविक रूप में अनौपचारिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सातवां क्या है? साधनों की पवित्रता एवं वैधानिकता में विश्वास नहीं। ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधनों की पवित्रता एवं वैधानिकता में विश्वास नहीं। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो दबाव समूह होते हैं ना, ये जब राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालते हैं, सत्ताधारियों पर दबाव डालते हैं, सांसद विधायक मंत्रियों पर दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं देखते हैं कि भाई केवल नैतिक साधन होने चाहिए या साधन केवल पवित्र होने चाहिए। नहीं, दबाव समूहों के द्वारा वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, नैतिक,
अनैतिक। ऐसे ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जिनका कि हम नाम तक भी नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे घिनौने साधनों का प्रयोग किया जाता है जिनकी हम चर्चा तक भी नहीं कर सकते। कहने का मेरा भावार्थ यह है कि दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए केवल पवित्र और वैधानिक साधन ही नहीं अपनाते, मतलब कानूनी, बल्कि ये अपवित्र अवैधानिक साधनों तक का सहारा लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। यहाँ तक कि सुरा और सुंदरी तक के साधनों का प्रयोग किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए। मेरा अभिप्राय आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, साधनों की पवित्रता एवं वैधानिकता में इनका विश्वास नहीं है। इनका विश्वास ये है कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाएं, कैसे भी अपने हितों की रक्षा हो, चाहे साधन कैसा भी हो, पवित्र अपवित्र, नैतिक अनैतिक, सत्य पर आधारित है असत्य पर आधारित, धर्म पर आधारित है अधर्म पर आधारित है, वैधानिक है अवैधानिक है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका तो उद्देश्य एक ही है, पॉलिटिकल सिस्टम, सत्ताधारी सरकार से अपनी बात मनवाना, बस, ठीक है। चलो अंतिम 8वां, शासन सत्ता में परोक्ष रुचि, परोक्ष अप्रत्यक्ष। क्या शासन सत्ता में परोक्ष रुचि, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक रूप में दबाव समूह सत्ता में तो नहीं जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ बाहर ही रख दिया इनको, राजनीतिक दल को अंदर प्रवेश दिलाया है। ये तो स्वयं सत्ताधारी बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, चुनाव इसलिए लड़ते हैं। लेकिन दबाव समूह शासन सत्ता में परोक्ष रुचि, इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप में बाहर रहते हुए ही ये वास्तविक रूप में सांसद विधायक मंत्रियों से अपनी बात मनवाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि परोक्ष रुचि, तो मैंने यहाँ ये संकेत किया इधर, क्या कि जो राजनीतिक दल होते हैं वास्तविक रूप में ये जिस दल को बहुमत में देखना चाहते हैं उस दल को आर्थिक सहायता देते हैं, चंदा देते हैं। इनका प्रयास ये होता है कि इस पार्टी की जीत होनी चाहिए, क्योंकि उस पार्टी की जीत होने के बाद में जिसको भी चंदा दे रहे हैं, जीत होने के बाद में सरकार उसकी बनती है, सरकार बनती है तो फिर ये सांसदों से मंत्रियों से अपनी बात मनवा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्वयं सांसद नहीं बनना चाहते हैं, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन ये तो चाहते हैं कि इनकी इच्छा के अनुरूप इनकी बात मानने वाले व्यक्ति सांसद विधायक बने, मंत्री बने। किनकी, दबाव समूह की बात मानने वाले व्यक्ति, दबाव समूह की बात मानने वाला राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहिए, उसे बहुमत मिलना चाहिए, ये तो इनका उद्देश्य होता ही है। इसलिए बिंदु बनाया शासन सत्ता में परोक्ष रुचि अप्रत्यक्ष रुचि, मतलब वास्तव में ये सत्ता में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन शासन सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप में रुचि इसलिए कि ये स्वयं ये चाहते हैं कि वास्तविक रूप में इनके हितों के अनुरूप राजनीतिक दल को बहुमत मिलना चाहिए। मतलब जिस दल को ये पसंद करते हैं, जिस दल को इन्होंने आर्थिक सहायता दी है, चंदा दिया है, उस दल की सरकार बननी चाहिए जिससे कि ये सांसदों से मंत्रियों से अपनी बात मनवा सके। अंत में फिर कह रहा हूं कि दबाव समूह ये चाहते हैं कि इनकी इच्छा के अनुरूप जिन व्यक्तियों को ये पसंद करते हैं कि ये हमारी बात मनवाएंगे, वो व्यक्ति सांसद बने, वो व्यक्ति मंत्री बने, उस राजनीतिक दल को बहुमत मिले, उस राजनीतिक दल की सरकार बने, ये अवश्य चाहते हैं। ये कौन, दबाव समूह। इसलिए यहाँ बिंदु बनाया शासन सत्ता में परोक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि। प्रत्यक्ष रुचि नहीं होती है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रत्यक्ष रुचि इसलिए नहीं क्योंकि ये स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाह रहे, ये स्वयं सांसद विधायक नहीं बनना चाह रहे, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि इनकी मन पसंद के व्यक्ति सांसद मंत्री बने, इनकी मन पसंद की राजनीतिक दल को बहुमत मिले। ठीक है, तो क्या बिंदु बन गया, शासन सत्ता में परोक्ष रुचि। ये हो गई दबाव समूह की विशेषताएं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप दबाव समूह को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज़, जिससे कि हम ऊर्जावान हों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों में हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।